बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी केमिस्ट्री चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर जो मॉलिक्यूल के ऊपर बेस करता है शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम मॉलिक्यूल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन भी देखेंगे और उनकी सारी की सारी टाइप्स भी देखेंगे और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूल की डेफिनेशन। मॉलिक्यूल जो है बेसिकली ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी प्योर सब्सटेंस का जो कि आज़ादाना तौर पे गुजारा कर सकता है, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि प्योर सब्सटेंस का छोटे से छोटा ज़र्रा जो कि आज़ादाना तौर पे रह सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई हो रही है कि वो आज़ादाना तौर पे रह सकता है, यानी कि एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, हर वो चीज़, हर वो सब्सटेंस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है जो कि स्टेबल होगी, जिसके ऊपर स्टेबिलिटी अप्लाई होती है, वो आसानी से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। अब यहाँ पे चूँकि हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल चूँकि किसी भी प्योर सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल है और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, तो इसके ऊपर स्टेबिलिटी की क्या कंडीशन अप्लाई होती है? तो स्टेबिलिटी की जो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगी वो हम क्लास 9th के अंदर भी पढ़ चुके हैं। एक है डुप्लेट रूल, और दूसरा है ऑक्टेट रूल। अगर कोई भी मॉलिक्यूल इन दोनों रूल्स में से किसी एक रूल को फॉलो करता है तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अब इन रूल्स का मतलब क्या है? तो ऑक्टेट रूल का मतलब ये होता है कि किसी भी एटम के, किसी भी मॉलिक्यूल के एटम के वैलेंस शेल में वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल होने चाहिए। जबकि डुप्लेट रूल कहता है कि वो मॉलिक्यूल जिनका एटम जो है स्मॉल होता है, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम है, तो वो हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं क्योंकि ये स्मॉलेस्ट एटम है। तो डुप्लेट रूल से मुराद ये है कि वैलेंस शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होने ज़रूरी हैं, तो ये डुप्लेट रूल कहलाता है। तो चूंकि हमारा मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो ये इन दोनों में से किसी एक रूल को अगर फॉलो करता होगा तो वो स्टेबल होगा। जैसा कि बात करते हैं, एक मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एटम है ऑक्सीजन का जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, जो कि इसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
तो 8 में से जब हमने 2 पहले में फिल कर दिए तो इसके दूसरे शेल में यानी कि एल शेल के अंदर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बाकी रह जाते हैं। अब इसे ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए, जबकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं हैं। मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल जो है वो इनकम्प्लीट है, जबकि इसका वैलेंस शेल अगर इनकम्प्लीट है तो ये स्टेबल नहीं होगा। अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो इसे स्टेबल होने के लिए और मॉलिक्यूल बनने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन या तो हायर करने पड़ेंगे, यानी कि शेयर कर, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर सकता है या इसे मुकम्मल तौर पे ट्रांसफ़र कर सकता है। जब ये मुकम्मल अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेगा, ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन हायर करके या शेयर करके अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट कर लेगा, तो तब ये स्टेबल हो जाएगा और स्टेबल होने से ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। जबकि जब इसके पास इसका वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है तो ये स्टेबल नहीं होगा। तो ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है? हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। यानी कि जो कोई भी एटम जो है, किसी भी मॉलिक्यूल के एटम अगर अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स रखता है तो वो स्टेबल है, जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे एक और मिसाल ले लेता हूँ मैं। जैसा कि हमारे पास एक नोबल गैस है नियॉन। नियॉन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी 10, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 10 है। अब इसके पास के शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जी 2। एल शेल के अंदर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं 8, क्योंकि 10 में से 2 पहले में आ गए और बाकी बच जाएंगे हमारे पास 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके एल शेल के अंदर समा जाएंगे। तो इस वजह से इसका जो लास्ट शेल है, जिसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं, वो सारे का सारा कंप्लीट है। तो चूंकि ये इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है तो ये स्टेबल है, जबकि ऑक्सीजन का वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है तो ये अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल है तो ये मॉलिक्यूल नहीं है, नॉट अ मॉलिक्यूल। चूंकि नियॉन की अगर हम बात करें तो नियॉन जो है, इसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी कि इसका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट है। तो वैलेंस शेल कंप्लीट होने की वजह से ये फुली स्टेबल है। तो स्टेबल होने की वजह से ये एक मॉलिक्यूल है। तो यहां से ये बात समझ में आती है कि मॉलिक्यूल वही होगा जिसके तमाम के तमाम एटम्स का जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट होगा। अगर किसी एक एटम का भी वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होगा तो मॉलिक्यूल जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आगे हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन की। तो मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अब बात शुरू करते हैं मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन की। तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1
on the basis of types of types of atoms, जबकि इसकी दूसरी क्लास जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जबकि इसकी थर्ड क्लास जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स को तीन बड़ी क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स, कि एटम्स की टाइप्स की बिना पे उसे क्लासिफाई किया गया है। फिर उसके बाद उसे दूसरी क्लास के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर क्लासिफाई किया गया, जबकि थर्ड क्लास के अंदर जो है इसे नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पे क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम, यानी कि इसकी फर्स्ट क्लास को हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। अब इस क्लास के अंदर मॉलिक्यूल्स को एटम्स की टाइप्स की बिना पे डिवाइड किया गया, दो बड़ी टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया। तो इसकी जो फर्स्ट क्लास है वो है होमोजेनियस एटम्स, जबकि इसकी जो दूसरी क्लास है वो है हेट्रोजीनियस अब होमोजीनियस एटम्स और हेट्रोजीनियस एटम्स की बुनियाद के ऊपर इन मॉलिक्यूल्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होमोजीनियस एटम्स। तो होमो का मतलब होता है सेम एंड जीनियस मीन्स टाइप्स, यानी कि फर्स्ट क्लास के इस ग्रुप के अंदर हमारा जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। यानी कि अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो मॉलिक्यूल हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि जिस मॉलिक्यूल के पास सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे, एटम्स होंगे, यानी कि एक जैसे एटम्स होंगे, वो होमोजेनियस एटम्स कहलाएगा। होमोजेनियस एटम्स की बुनियाद पे उसे क्लासिफाई किया जाएगा। यानी कि मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर सारे के सारे जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे। जैसा कि अब यहाँ पे मैं मिसाल देता हूँ, हमारे पास एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास दो ऑक्सीजन एटम्स हैं जो कि सेम हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की N2, तो N2 मॉलिक्यूल के पास
दो नाइट्रोजन एटम्स हैं जो कि सेम हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सल्फर 8 की, तो अब ये जो हमारे पास सल्फर का मॉलिक्यूल है इसके पास 8 एटम्स हैं, यानी कि 8 एटम हैं जो कि सारे के सारे सेम हैं। तो इस बुनियाद पे चूंकि इनके अंदर सारे के सारे सेम एटम्स हैं तो इस वजह से इसे बोलते हैं होमोजीनियस एटम्स मॉलिक्यूल, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर तमाम एटम्स जो हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस की। ऑन द बेसिस ऑफ हेट्रोजीनियस एटम्स, हेट्रो मीन डिफरेंट, एंड जीनियस मीन्स टाइप्स, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर जो एटम्स होंगे वो सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स के होंगे, यानी कि एक जैसे एटम्स नहीं होंगे। अ मॉलिक्यूल हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। यानी कि हेट्रोजीनियस एटम्स का मॉलिक्यूल वो है जिसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। जैसा कि हम मिसाल ले लेते हैं H2SO4। अब ये एक हमारे पास मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल के अगर अंदर हम देखें तो हमें 3 मुख्तलिफ तरह के एटम्स मिल रहे हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, जो कि सारे के सारे आपस में डिफरेंट है। इसी तरह अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो डिफरेंट एटम है। इसी तरह अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम एक अलग एटम है जबकि क्लोरीन एक अलग तरह का एटम है। तो ये था मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन उसके टाइप्स ऑफ एटम्स की बुनियाद पे। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की दूसरी क्लास को जो कि डिपेंड करती है मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर। अब हम मॉलिक्यूल्स की दूसरी क्लास को डिस्कस कर रहे हैं। अब इस क्लास के अंदर हमारे पास जो मॉलिक्यूल है इसकी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 है माइक्रो मॉलिक्यूल, और दूसरा है हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल। सेकंड क्लास के अंदर हमारे पास 2 तरह के मॉलिक्यूल्स आते हैं, एक है माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूल। और ये क्लास जो है डिपेंड करती है मॉलिक्यूल्स के साइज के ऊपर। अगर हम बात करें माइक्रो मॉलिक्यूल की, तो माइक्रो मॉलिक्यूल जो है ये साइज में छोटा होता है, यानी कि इसके अंदर बहुत कम एटम्स मौजूद होते हैं, जबकि इसका साइज भी कम होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो भी कम होता है। इसके अंदर एटम्स की तादाद कम होती है, फिर इसका साइज कम होता है, फिर इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो भी कम होता है। जैसा कि मिसाल ले लेते हैं, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड
अब इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 एटम्स हैं, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल का साइज जो है वो कम होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा और इसके अंदर बहुत कम एटम्स मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम बात करें अमोनिया की, NH3, अब इसका मॉलिक्यूलर साइज जो है वो कम है, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो बहुत थोड़े हैं, जबकि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो भी कम होगा। इसके बरक्स अगर हम बात करें मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, तो जो हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल है इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर यह है कि इसका साइज भी ज़्यादा होता है, जबकि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो भी ज़्यादा होता है। अब इसकी अगर हम मिसाल लें तो सबसे पहले इसकी मिसाल हम लेते हैं ग्लूकोज। इसके अंदर अगर हम देखें तो एटम्स की तादाद भी ज़्यादा है, इसका साइज़ भी बड़ा होगा और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी जो है ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन, ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है, जो कि बहुत ज़्यादा एटम से मिलकर बनी होती है। यानी कि इसके जो एटम्स की तादाद है वो 10,000 से स्टार्ट होती है। यानी कि इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर 10,000 एटम्स भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा एटम्स हैं, जिसकी वजह से इसका साइज़ भी ज़्यादा होगा और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा। तो सेकंड क्लास के अंदर हमने ये देखा कि मॉलिक्यूल्स की जो 2 टाइप्स हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल है और दूसरा मैक्रो मॉलिक्यूल है। अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी क्लास की, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स है। अब हम मॉलिक्यूल्स की थर्ड क्लास की बात कर रहे हैं, जो कि बेस करती है ऑन द नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर। इसकी भी फर्दर, अब हम मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन की तीसरी क्लास की बात कर रहे हैं, जिसे फर्दर आगे 2 टाइप्स के अंदर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली टाइप जो है मॉलिक्यूल की वो है नंबर ऑफ एटम्स की बेस के ऊपर, वो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मोनो का मतलब होता है ओनली वन, मोनो मीन्स वन, यानी कि ये ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसके स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एटम जो है, एक स्टेबल एटम एग्जिस्ट करता होगा। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, मॉलिक्यूल दैट एग्जिस्ट only on one atom is known as मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी कि ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक स्टेबल एटम होता है, तभी ये मॉलिक्यूल बनता है। और जितनी भी हमारी नोबल गैसेस हैं वो सारी की सारी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। क्योंकि मॉलिक्यूल के लिए, जैसे आपको लेक्चर के शुरू में बताया कि हमारे पास कंडीशन होती है कि वो एटम जो है वो स्टेबल होना चाहिए, तो इसलिए जो हमारी नोबल गैसेस हैं वो सारी की सारी स्टेबल हैं, क्योंकि उनका वैलेंस शेल जो है वो, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड अप होते हैं। जैसा कि हमारे पास हीलियम जो है ये एक नोबल गैस है, नियॉन, जीनॉन,
क्रिप्टॉन, रेडॉन। तो ये सारी की सारी नोबल गैसेस जो हैं ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं और सिर्फ एक सिंगल एटम के ऊपर बेस करता है। तो इस वजह से ये सारी की सारी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम बात करते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली मीन्स मैनी। अब एक से ज़्यादा यानी कि मोर देन वन जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे पॉली एटॉमिक कहलाएंगे। तो ऐसा मॉलिक्यूल यानी कि मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन वन एटम्स। मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन वन एटम यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास एक से ज़्यादा एटम्स हों वो सारे का सारा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। जैसा कि हमारे पास मिसाल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। अब ऑक्सीजन के पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो चूंकि ये एक से ज़्यादा है तो लिहाजा ये पॉली एटॉमिक कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं अमोनिया की, तो अमोनिया भी एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड भी एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो अब यहाँ पे हमारी जो है मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुई, जिसमें हम 3 कैटेगरीज को पढ़े हैं। पहली कैटेगरी थी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स की टाइप्स के ऊपर, जिसकी आगे हमने फर्दर टू टाइप्स पढ़ी थी कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और होमोजीनियस एटम्स के ऊपर बेस करता है या हेट्रोजीनियस एटम्स के ऊपर बेस करता है। इसी तरह दूसरी कैटेगरी जो है वो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल का साइज़ जो है माइक्रो मॉलिक्यूल होगा या मैक्रो मॉलिक्यूल होगा। इसी तरह थर्ड कैटेगरी जो है वो फॉल करती है या बेस करती है एटम्स के नंबर के ऊपर। तो एटम्स के नंबर के लिहाज से हमारे पास इसके 2 टाइप्स हैं, एक है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अब हम बात करते हैं एटॉमिसिटी की। एटॉमिसिटी की बात करते हैं फर्दर। एटॉमिसिटी जो है बेसिकली किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स की तादाद को ज़ाहिर करती है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो एटॉमिसिटी कहलाते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2SO4, ये एक मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो हमारे पास 7 हैं। इसी तरह हमारे पास एक मॉलिक्यूल है अमोनिया। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो 4 हैं। इसी तरह हमारे पास एक और मॉलिक्यूल ग्लूकोज, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो 24 हैं। O2, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं। तो बेसिकली एटॉमिसिटी जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करती है, जिसे हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट, जिसमें हमने सबसे पहले मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया, फिर उसकी डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के बाद हमने उसकी क्लासिफिकेशन देखी, क्लासिफिकेशन के बाद हमने एटॉमिसिटी को डिस्कस किया।
तो लिहाजा आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ।